हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ना कि सिर्फ एक स्टेट के लिए बाकी ऑल ओवर इंडिया के लिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि सबके पास ये इम्पॉर्टेंट जानकारी जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे ऑटिज्म बोलते हैं और इसे शॉर्टकट में एएसडी भी बोलते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जिसकी विशेषता यह होती है कि मस्तिष्क के विकास में अंतर पैदा हो जाता है। जो नॉर्मल बच्चा होता है और जो एएसडी का शिकार बच्चा होता है, उस दोनों के जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें अंतर हो जाता है। तो यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और सबसे पहले इसका जो जानकारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आया, अभी तो एएसडी काफ़ी फेमस है, सब मतलब बहुत सारे बच्चों में एएसडी पाया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे पहले जानकारी दिए थे वो लियो कैनर दिए थे 1943 में। और उन्होंने सबसे पहला ऑटिज्म का पहला व्यवस्थित जानकारी को प्रकाशित भी किया था। तो ऑटिज्म को सबसे पहले जो है वो शिजोफ्रेनिया का एक रूप माना जाता था। जो शिजोफ्रेनिया डिजीज़ है उसका एक रूप माना जाता था और बोला जाता था कि यह विकार बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने पर होता है। अगर बच्चों जब छोटा रहता है उसके साथ अगर हम गलत व्यवहार करते हैं तो वो यह समस्या को जन्म ले लेता है ऑटिज्म। और इससे पहले सिजोफ्रेनिया का ही एक फॉर्म माना जाता था। लेकिन कैनर ने ये फ्रायड का विचार था कि ये ऑटिज्म जो है वो सिजोफ्रेनिया का एक फॉर्म है। लेकिन कैनर ने 1943 में वो ये फ्रायड का जो सिजोफ्रेनिया का विचार था इसका खिलाफ एक बेहद साहसी परिकल्पना की कि फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक का बात को काटकर एक बहुत साहसी परिकल्पना की थी कि ऑटिज्म जो है वो जीन या जीनोम में बदलाव से बच्चों में ऑटिज्म होने का खतरा बढ़ जाता है, नहीं कि ये सिजोफ्रेनिया का एक फॉर्म है। फ्रायड ने जो बोला था कि बच्चों में गलत व्यवहार करने के कारण ये सिजोफ्रेनिया हो जाता है, जो बाद में ऑटिज्म हो गया। लेकिन इनका जो विरोध हुआ और फिर बताया गया कि यह समस्या जेनेटिक, पर्यावरण दोनों मतलब हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, दोनों के गड़बड़ी से होता है। तो जो मस्तिष्क के विकास को नियंत्रित करने वाले जो जीन में गड़बड़ी होता है उससे भी यह बीमारी होता है। फिर जो सेल्स होता है और ब्रेन के बीच संपर्क बनाने वाले जो जीन होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी होता है ऑटिज्म। फिर अगर प्रेगनेंसी में वायरल इन्फेक्शन या हवा में फैले प्रदूषण के कारण अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो संपर्क में आती है जो इन्फेक्शन वाला वायरल होता है, या फिर हवा में जो प्रदूषण फैलता है, पॉल्यूशन फैलता है, एयर पॉल्यूशन, उससे भी ऑटिज्म पाया जाता है बच्चों में। फिर जिन पेरेंट्स का पहला बच्चा, अगर पहला बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल है, तो सेकेंड बेबी अगर आएगा तो उसको ऑटिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर पहले बच्चे को ही ऑटिज्म हो गया तो इसका 90% गारंटी है कि सेकेंड जो बच्चा आएगा तो उसमें ऑटिज्म होना मतलब वो तय है। फिर अगर प्री मेच्योर बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म समय से पहले हो गया, बहुत ज़्यादा पहले, तो भी उसमें ऑटिज्म का लक्षण देखने को मिलता है। फिर अगर जन्म के समय उसका बच्चे का जो वेट होता है उस वेट से उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ तो भी ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा जो इंजेक्शन और बहुत सारे मेडिसिन जो होता है उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उससे भी बच्चे का ब्रेन के डेवलपमेंट में जो न्यूरो का डेवलपमेंट में जो असर होता है उससे भी ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑटिज्म का अभी हम लोग कारण जान लिए, तो अभी हम लोग ऑटिज्म का जो सिम्टम होता है, लक्षण होता है कि वो देखते हैं कि क्या क्या लक्षण होता है ऑटिज्म का। तो सबसे इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं लेकिन 3 इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक और संपर्क, जो सोशल कनेक्शन होता है और संचार जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कठिनाई अगर दिखता है तो बच्चे में ऑटिज्म का होना तय है। तो जैसे ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को एक दूसरों के साथ बातचीत करने, अपना जो बात शेयर करने उसमें प्रॉब्लम होता है, अपने भावनाओं जो फीलिंग होता है उसको समझना, दूसरे के फीलिंग को समझना, ये सब में उसको कठिनाई होता है।
सामाजिक संकेतों में को पढ़ना, उसमें सामाजिकता जो होता है उसका कमी हो जाता है, संकेतों को पढ़ने में कठिनाई होता है, मतलब पढ़ने में भी कठिनाई होता है, लोगों से बातचीत करने में भी कठिनाई होता है, दूसरे अपना फीलिंग भी नहीं व्यक्त कर सकता है और दूसरे का जो फीलिंग है उसको भी वो नहीं समझ पाता है। दूसरा जो होता है इसका सबसे मेजर सिम्टम, वो दोहराए जाने वाले व्यवहार और रुचि होता है। उसका अगर अगर वो एक ही टाइप का जो व्यवहार होता है उसको वो बार बार कर सकता है, एक ही काम को वो रिपीटेड फॉर्म में कर सकता है या खास विषय वस्तु पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर अगर वो एक जगह खड़े होकर किसी चीज़ को ऐसे देख रहा है तो देखते ही रह जाएगा कितने टाइम तक, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो पेंसिल लिया है और उससे अगर वो स्केच कर रहा है तो करते ही रह जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम तक, उसका कोई समय सीमा नहीं है। तो वो दोहराए जाने वाले व्यवहार और रुचियाँ इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और संवेदनशीलता, वे चमकदार रोशनी, अगर रोशनी बहुत ज़्यादा हो गया तो उन्हें परेशानी होती है, तेज़ आवाज़ में पूरा वो घबराने लगते हैं और ख़ास करके बनावटों के प्रति जो अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी कुछ लक्षण हैं। संपर्क और बातचीत करने में भी कठिनाई होती है, भावनाओं को समझ नहीं सकते हैं, बच्चों को देर से बोलना, जैसे नॉर्मल बच्चा एक साल होते होते थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, फिर 1.5 साल होते होते तक वो अच्छे से वर्ड बोलने लगता है, फिर 2 साल होते होते वो सेंटेंस बोलने लगता है। लेकिन वो बच्चा 5 साल तक कुछ वर्ड बोलेगा ही नहीं और फिर एक ही शब्द को बार बार दोहराएगा। जब भी कुछ उसका अगर नाम है तो पूरे अपने मम्मी को भी अपना ही नाम से बुलाएगा, जैसे कि उसका मान लीजिए उसका नाम हुआ श्याम, तो उस हर समय श्याम 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 ही रटेगा। किसी को बुलाएगा तो भी वो वही रटेगा कि मम्मी को भी वही बुलाएगा, अपने पेट्स को वही बुलाएगा, अपने फ्रेंड को उसी नाम से बुलाएगा, अपने टीचर को भी उसी नाम से बुलाएगा, एक ही वर्ड को बार बार रटेगा। अगर उसको कोई बुलाया जाएगा कि तुम सुनो तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। फिर वो अकेले रहना, इंट्रोवर्ट वाला जो पर्सनालिटी होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही भर भर के होता है, वो अकेले रहना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है। फिर वो आंख नहीं मिला पाता, आई कांटेक्ट, अगर उसका नज़र नीचे है तो नीचे ही रहेगा, अगर देख रहा है कहीं तो देखते ही रह जाएगा, आपके बुलाने पर वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा। फिर हर दिन एक ही तरह से बिताना, अगर सेम ही डे मतलब सेम ही रूटीन को हर दिन फॉलो कर सकता है तो, और खुद को, और अगर उस दीवार में सर पटक रहा है तो सर ही पटक रहा है, उसको खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, दर्द हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर सर पटक रहा है तो सर पटक रहा है, हाथ टकरा रहा है कहीं तो हाथ टकरा रहा है, गिर रहा है तो बार बार उछल के रुक गिर ही रहा है, कहीं से भी मतलब कोई भी ऊंचे जगह से वो छलांग लगा सकता है, उसको गिरने चोट लगने किसी चीज़ का भय नहीं है। रोड पे अगर वो जा रहा है, सामने से गाड़ी आ रहा है, फिर वो टकरा जाएगा, वो उसको नहीं समझ में आएगा कि वहाँ से हट जाना चाहिए और अपने आप को नुकसान भी पहुंचाता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये सारा बच्चे में लक्षण दिखता है तो ये सारा ऑटिज्म का एक लक्षण है। तो 1943 में से विज्ञान में कई तरह के विकास हुए हैं। जब 1943 में जब कैनर जब दिए थे कि ऑटिज्म को एक व्यवस्थित रूप में प्रकाशित किए थे, उस समय से विज्ञान में बहुत तरह के विकास हुए हैं ऑटिज्म को लेकर। लेकिन एएसडी के कारणों को समझने के लिए कई तरह के उल्लेखनीय प्रगति की भी हुई है और मानसिक स्वास्थ्य के निदान और स्टैटिस्टिकल मैनुअल जिसे DSM-5 एएसडी का एक सामाजिक मेलजोल में लगातार कमी का होना और साथ ही व्यवहार के प्रतिबंधित दोहराव वाले पैटर्न के रूप में उसे परिभाषित करता है। तो जो फ्रायड थे और वो तो बोले थे कि सिजोफ्रेनिया का एक फॉर्म है और कैनर ने भी इसे व्यवस्थित जानकारी दी थी, लेकिन जो DSM-5 है वो इसको बताया कि सामाजिक मेलजोल में लगातार कमी और अपने व्यवहार के प्रतिबंधित दोहराव जो बार बार सेम ही पैटर्न के रूप में वो कार्य करता है, उसे ही ऑटिज्म के रूप में DSM-5 ने परिभाषित किया है। तो अभी हम लोग ऑटिज्म क्या है वो समझ लिए, ऑटिज्म का कारण क्या है वो समझ लिए, ऑटिज्म का जो सिम्टम है वो समझ लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑटिज्म का निदान मतलब उसका ट्रीटमेंट और जो उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं ऑटिज्म में। तो सबसे पहले माता पिता से बच्चों के व्यवहार और मानसिक विकास से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है। अगर हम अपने बच्चे को लेकर काउंसलर के पास गए जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा,
तो सबसे पहले वो माता पिता से बच्चों के व्यवहार और उसके जो मानसिक स्थिति है कि बच्चा कैसे व्यवहार करता है, बच्चे में क्या मानसिक स्थिति है, उसके बारे में जो काउंसलर होता है वो पहले कुछ डेटा को पूछता है, इंफॉर्मेशन लेता है। इसके बाद वो बच्चे से बातचीत करता है और बच्चे के व्यवहार की वो जांच करता है। फिर तीसरा जो है, चिकित्सा उपकरणों का प्रयोग कर बच्चे की संचार, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का एनालिसिस वो करता है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो चिकित्सा पद्धति है वो है ABA, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। इसमें बच्चों को संवाद करने, मतलब बच्चों को जो बोलना होता है वो सिखाया जाता है, रिश्ता बनाना सिखाया जाता है। फिर रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ठोस विकसित करने में वो मदद करते हैं कि कैसे उसको भाषा सिखाता है, रोज़मर्रा का जो डेली लाइफ है वो सिखाता है। फिर कम्युनिकेशन थोड़ा सुधारने का कोशिश करता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल चिकित्सा जो पद्धति होती है वो है अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, जिसे ABA कहते हैं। उससे ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। और जो अब हम देखते हैं कि ASD का जो बच्चा है वो तो हम लोग ट्रीटमेंट करा लिए, और उसके बाद उसको घर में भी उसको वैसा इन्वायरमेंट दे जिससे और भी वो जल्दी जल्दी रिकवर करे। तो हम अपने बच्चे को एज बढ़ने के साथ साथ स्कूल में डाल देते हैं। जो ASD का भी बच्चा होता है उसको नॉर्मल स्कूल में डाल देते हैं। और वहाँ क्या होता है कि वो वहाँ की जो मान लीजिए कि बच्चा छोटा है तो मॉन्टेसरी स्कूल में गया, तो वहाँ क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा के लिए उसको प्री नर्सरी से प्रमोट कर दिया जाता है नर्सरी में, नर्सरी से डाल दिया जाता है LKG UKG, ऐसे करके उसको रिजल्ट उसका एक एक करके आ जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ ध्यान देंगे तो वो सिर्फ होगा कि स्कूल में अच्छा बच्चे को पढ़ाया गया इसलिए उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता पिता को तो नॉर्मल बच्चों के साथ वहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि आपका बच्चा और वो बच्चा अलग है। वहाँ क्या करती है, जो टीचर होती है या जो हेल्पर होती है, जो भी, वो क्या करती है, बच्चों को अगर ड्राइंग कराना है तो खुद से ही ड्रॉ कर देती है। अगर स्लैंटिंग लाइन लिखवाना है या स्टैंडिंग लाइन लिखवाना है या कुछ भी ड्रॉ स्केच कुछ भी करवाना है तो टीचर ही उसका हाथ पकड़ा कर देती है। क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि बच्चा एक ही टाइप का बिहेवियर कर रहा है। अगर स्लैंटिंग लाइन कर रहा है तो सब जगह स्लैंटिंग ही लाइन कर रहा है, स्टैंडिंग लाइन कर रहा है तो सब जगह स्टैंडिंग ही लाइन कर रहा है, अगर कलर भरेगा तो हर जगह कलर ही फिल करेगा, तो सेम रिपीटेड बिहेवियर कर रहा है। तो वहाँ पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा का जो नोटबुक है वहाँ हर होमवर्क जो क्लास वर्क है वो कैसे पूरा हो जा रहा है। और कभी कभी तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि जो क्लास स्कूल से जो उसका होमवर्क मिला वो खुद से कंप्लीट कर देते हैं कि अगर हम नहीं करें तो बच्चा का आगे क्लास में प्रमोशन नहीं होगा, मेरा बच्चा पिछड़ा दिखेगा। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो और कोई जो स्कूल होता है नॉर्मल बच्चे के साथ उसको वहाँ रख लिया जाता है, और नॉर्मल बच्चे की फ़ी से कम 5 गुना फ़ी ज़्यादा उसका करके उस बच्चे को पेरेंट्स से बोला जाता है कि आप 5 गुना फ़ी या 3 गुना फ़ी आप दीजिए, और आपके बच्चे को भी हम अपने बच्चों को मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ रख लेंगे और आपका पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चा एक जगह ही पड़ा रहता है, उस स्कूल में एक कॉर्नर में अपना रहेगा, वहीं उसे खिला दिया जाता है, उसे ज़बरदस्ती उसका होमवर्क करा दिया जाता है। कोई स्कूल वाले अन्यथा ना ले, लेकिन ऐसा होता है। यहाँ टीचर और पेरेंट्स दोनों का ही दोष है। पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा को पिछड़ा नहीं हो, कोई उसे मजाक नहीं बढ़ाए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो स्कूल नहीं जाता, ये सोच के बच्चा को, और या फिर उनके मन में चाहत रहता है कि मेरा बच्चा कुछ सीख ले। लेकिन नॉर्मल स्कूल में डालने से बच्चा उनका कुछ नहीं सीखता है। और टीचर क्या सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा फी उससे ले लेंगे और फिर क्या है, बच्चा सब बच्चों के साथ उसको ढाल लेंगे, उसका होमवर्क खुद ही वहाँ कोई कर देता है। तो यहाँ पेरेंट्स और टीचर दोनों का ही सोच गलत है। तो बच्चों का ASD का जो बच्चा है उसका स्कूल अलग होता है, उसका टीचर अलग होता है, और टीचर को जो है वो जो पढ़ाई होता है वो स्पष्ट और सरल संवाद में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अकेले या फिर 2 ऑटिज्म बच्चे हैं, मतलब एक ग्रुप में नहीं पढ़ाना चाहिए, उसको इंडिविजुअल वे में उसको अलग से उसको पढ़ाना चाहिए। जैसे कि बच्चों को स्पष्ट और सरल संवाद में पढ़ाना चाहिए, मतलब जैसे कि बच्चा का जो आप पढ़ा रहे हैं उसका जो कम्युनिकेशन है उसका वो बहुत ही सीधा सिंपल होना चाहिए। जैसे रूपकात्मक और अमूर्त भाषा जो बच्चा को बोलने से बचना चाहिए।
फिर वीडियो के माध्यम से पढ़ाना चाहिए बच्चे को। अगर बुक लेके आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं या कुछ क्लास में आप पढ़ सिखा रहे तो वैसे वो सीखेगा नहीं, तो वो वीडियो के माध्यम से अट्रैक्ट होकर खुश होगा, ताली बजाएगा, सीखेगा। तो ऑटिज्म का जो बच्चा होता है, पीड़ित बच्चा होता है, उसको दृश्य के माध्यम से मतलब वीडियो के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। बातचीत करते समय अपने शरीर और आवाज़ के साथ साथ हाथों का भी इशारा करना चाहिए। अगर पीछे कोई राइम्स चल रहा है तो उसको राइम्स का कुछ एक्शन सिखाना चाहिए। अगर अगर कोई फ्रूट के बारे में बता रहे तो फ्रूट का एक्शन के बारे में बताइए। कलर्स है तो कलर, मान लीजिए आप वीडियो में कलर दिखा रहे हैं तो आप सामने उस कलर को रख के भी दिखाइए कि दिस इज ये सेम कलर है। तो और फिर एक संरचित दिनचर्या, मतलब उसका जो प्रोग्राम हम लोग को सेट करना चाहिए। ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उसका जो टीचर को प्रोग्राम जो सेट करना होता है वो एक निश्चित कार्यक्रम बनाए और बदलाव के पहले वो जो चेंजिंग होता है उसको पहले से ही उसको सिखाए। ये नहीं कि एक आज ये सिखाए कल वो सिखाए कल वो सिखाए, वैसे करने से नहीं होगा। एक निश्चित फॉर्म में बच्चों का रूटीन वर्क कराना चाहिए। फिर शांत वातावरण, और बहुत जैसे कि बताया कि सब स्कूल में तो और भी बच्चे नटखट होते हैं, काफ़ी आवाज़ करते हैं, खेलते कूदते, शोर हंगामा होता है। तो उस समय अगर पेरेंट्स और टीचर उस बच्चे ऑटिज्म के बच्चे को नॉर्मल स्कूल में रखेंगे तो दिन भर कान बंद किए रहेगा, या तो एकदम कान बंद करके चलेगा या फिर बहुत तेज चीखेगा और चिल्लाएगा। तो ऑटिज्म का जो बच्चा का जो क्लास होता है उसको शांत इन्वायरमेंट होता है। तेज आवाज़ और रोशनी से उन्हें परेशान कर सकते हैं, और क्लास में भी और जो घर में भी उनको हमेशा शांत इन्वायरमेंट देना चाहिए। और फिर एक होता है रुचि, उनका जो इंटरेस्ट होता है उसको हमको पहले जानना चाहिए कि उसका स्केचिंग में इंटरेस्ट है, उसको राइम्स में इंटरेस्ट है, या फिर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, या फिर कुछ राइटिंग में इंटरेस्ट है। उनका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। जैसे पेंटिंग में है तो उसको कलर बहुत सारा दे, पेंटिंग के माध्यम से पढ़ाएं। जो अगर ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो उसमें सर्कल, जो भी स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, तो उसको फिगर बना दे, उसको वहाँ उसको उस वर्ड को बार बार वहाँ बताए कि दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल। फिर उसमें ये रेड कलर है तो रेड कलर सर्कल में फिल करना है, तो दिस इज रेड कलर और फिल इन दिस सर्कल रेड कलर। वैसे करके उसको रिपीटेड व्यवहार को उसको सिखाना चाहिए, तो कलर भी समझ लेगा और फिर ज्योमेट्री के माध्यम से मतलब फिगर के माध्यम से वो पढ़ाई भी कर लेगा। या फिर उसको राइम्स पसंद है तो नंबर सिस्टम का राइम्स बना लीजिए, या फिर अल्फ़ाबेट सिखाना है तो अल्फ़ाबेट का राइम्स बना लीजिए। राइम्स तो कितना आसान होता है बच्चों को सिखाने का एक पद्धति। कोई स्टोरी टेलिंग, अगर कुछ उसको मोरल्स सिखाना है तो उसका भी एक राइम्स बन सकता है। फिर उसको नंबर सिस्टम पजल्स के द्वारा जो होता है उससे हम पढ़ा सकते हैं। फिर बिट्स जो आता है काउंटिंग करने वाला मिलता है मार्केट में, तो उसमें बिट्स होता है, उससे 1 2 3 उसमें इतना सारा बिट्स का नंबर लगा रहेगा, उससे वो नंबर सिस्टम सीख सकता है। फिर वो जो पजल्स होता है उसको जोड़ घटा करके वो ऐड करके वो बना सकता है। फिर एबाकस के माध्यम से बच्चा पढ़ाई कर सकता है। फिर एपरेटस से पढ़ सकता है। तो पढ़ाने का तो बहुत सारा स्कोप है, आप उसको समझिए और बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको समझिए कि बच्चा किस माध्यम से पढ़ने का कोशिश क्या पढ़ना चाह रहा है। बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है, राइम्स में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, हिंदी में इंटरेस्ट है, तो वैसे वो उसको आप बना लीजिए बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा बात है जो बच्चे का जो ट्यूटर है, जो टीचर है, उसको क्या होना चाहिए, उसको काफ़ी पेशेंसली पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि टाइम 4 से 5 अगर शाम का बच्चा पढ़ रहा है तो 4 से 5 उसको डरा के धमका के खींच के पकड़ के ज़बरदस्ती खुद से करे, वैसा नहीं करना है। उसके पास उसको समय 4 से आपके पास 1 ही घंटा समय है तो आप 1 घंटे को 2 घंटे में आप उसको मान कर चलिए कि मेरा वहाँ 2 घंटा लगेगा। आप 2 घंटा पढ़ाते हैं तो उसको वहाँ 3 साढ़े 3 घंटा 4 घंटे पढ़े। उसको पेशेंसली प्यार से समझा करके वैसे करके पढ़ाना चाहिए। और प्रोत्साहित उसको फीडबैक देना चाहिए। अगर आप उसको अच्छा से कुछ चॉकलेट दिए या फिर कोई कलर दिए या कुछ भी उसको दिए तो वो बच्चा काफ़ी खुश होकर क्लैप करेगा, आपसे आई कांटेक्ट भी वो मिलाएगा और खुश हो जाएगा, आपके आने का वो वेट भी करेगा। तो उसको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे बच्चे को क्या पसंद है और किस वे में हम पढ़ा रहे हैं। टीचर का ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि हम उसको बच्चे को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाएं, समझाएं, ताकि वो भी एक नॉर्मल बच्चे की जैसा ज़िंदगी जिए, माता पिता और समाज में वो बोझ ना बने, किसी को उसके लिए अपमान नहीं सहना पड़े। तो ये हमें समझना पड़ेगा।
तो याद रखें कि हर बच्चा अलग होता है और ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चा होता है उसकी ज़रूरतें भी अलग हो सकती है। और सबसे अच्छा तरीका है अपने आप बच्चे को समझे। जो टीचर है उससे ज़्यादा पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चा क्या क्या डिमांड करता है। फिर बच्चे को कोई भी अगर जिद करता है तो उसमें उसको पिटाई नहीं लगाना है। जैसे टीचर धैर्य से पढ़ा रहा है वैसे उसके पेरेंट्स को भी हिम्मत रखना है, धैर्य से उसके साथ बात करना है, उनकी ज़रूरतों पे ध्यान देना है कि उसको क्या चाहिए, उसको खाना है, उसको नहाना है, उसको खेलना है, उसको स्विमिंग करना है। उसके ज़रूरतों को समझिए और उनके लिए सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति जो होता है एजुकेशनल सिस्टम, वो पेरेंट्स पहले बनाए कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसका क्या डिमांड है, उसका क्या इंटरेस्ट है। फिर वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और फिर वो एक खुशहाल ज़िंदगी भी जी सकता है। तो ऑटिज्म को से हमें डरना नहीं है, उसका हमें सामना करना है। ऑटिज्म आजकल हर दूसरा बच्चा को बहुत जल्दी हो जा रहा है और इसका एक जो और मेजर कारण है जो उसमें कारण में बताना छूट गया है, वो है आजकल जो हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं वहाँ बच्चों से बात नहीं हो कोई कर पा रहा है। मम्मी जॉब करने चले जा रही है, पापा जॉब करने चले जा रहे हैं, बच्चे को नैनी के हवाले छोड़ दे रहे हैं। तो नैनी क्या करती है, नैनी तो आपको खिलाएगी पिलाएगी लेकिन बच्चे से कम्युनिकेट नहीं करेगी, बार बार बोलेगी नहीं। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली है वहाँ देखते हैं बच्चे 2-3 महीना में ही हुंकारी बढ़ना शुरू कर देता है, हाँ हूँ बोलने लगता है, 6-7 महीना तक वर्ड बोलने लगता है और फिर वो जल्दी जल्दी सेंटेंस भी बोलने लगता है। और जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी कम होता है, तो उसका एक कारण न्यूक्लियर फैमिली भी होता है। फिर ब्रोकन फैमिली, अगर वहाँ बार बार झगड़ा होता है तो भी अगर टूटा हुआ न्यूक्लियर फैमिली है तो ब्रोकन फैमिली है तो भी जो ऑटिज्म का है उसका खतरा बढ़ जाता है। फिर अगर मम्मी पापा में सेपरेशन है, झगड़ा होने के साथ साथ अगर सेपरेशन भी है तो भी अगर सिर्फ बच्चा मम्मी ही के साथ रह गया तो पापा दादा दादी ये सब का से प्यार और शिक्षा तो नहीं ले पाता है। तो सेपरेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है ऑटिज्म का। तो हर पेरेंट्स को ये जानकारी होना चाहिए कि बच्चों के लिए सिर्फ मम्मी पापा ही ज़रूरी नहीं है, साथ साथ दादा दादी नाना नानी चाचा चाची फ्रेंड्स समाज सब ज़रूरी है। अगर हंसता खेलता परिवार रहेगा तो बच्चों में भी रोग होने का जो है वो जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा दूर हो पाएगा। रोग तो ख़त्म नहीं होगा, ये तो सिर्फ व्यवहार का जो पैटर्न है उसका ये नहीं है जैसे कि सिजोफ्रेनिया में बताया गया कि गलत व्यवहार से बच्चों में हो जाता है ऑटिज्म। लेकिन वहाँ अगर इन्वायरमेंट खुशनुमा रहेगा तो कोई बोझिल नहीं होगा। कोई अगर ऑटिज्म वाला जो बच्चा है वो भी मम्मी पापा सारा पेरेंट्स नानी दादी सबके साथ वो हंसता खेलता रहेगा तो किसी के लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। और उसका जो है और जो पहले बताएं कि उसके इंटरेस्ट को समझिए और उसके जो ज़रूरत है उसको समझिए और एक अच्छा उसके लिए लाइफ का प्लान खुद पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो ये था ऑटिज्म और ये काफ़ी इमोशनल और टची टॉपिक भी है, लेकिन आप लोग ऑटिज्म का ये जो टॉपिक है इसको आप लोग पढ़िए और एक दूसरे के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।